अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों का, पार्टी कारकुन का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करूँगा। 12 तारीख को शेर हिंद नक़ीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पहली मर्तबा जो आज़मगढ़ और जौनपुर और बनारस का दौरा हुआ, उसको सक्सेसफुल कराने में आप तमाम लोगों ने जो अपनी ज़िम्मेदारियां निभाई, मैं आपका ममनून व मशकूर हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको मैं एक बात बता दूँ कि आपके क़ायद नक़ीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने इस दौरे से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुतमईन हुए और उन्होंने कहा कि शौकत, मुझे नहीं मालूम था कि आज़मगढ़ और जौनपुर के लोग मुझे इतनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। मैंने कहा सर, ये तो आगाज़ है, अगर आप वक्त देंगे तो आपको आज़मगढ़ और जौनपुर में सड़कें नहीं बल्कि सरों का समुंदर दिखाई देगा। उन्होंने कहा यकीनन मुझे भी ऐसा लग रहा है, लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था। बहरकैफ मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं कि बैरिस्टर साहब से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, और कुछ लोग ये चाहते थे कि हम बैरिस्टर साहब के साथ फ़ोटो भी खिंचा लें। कुछ लोग चाहते थे कि हम जो है बैरिस्टर साहब के से हाथ मिला लें। यकीनन सारे लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाई। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनकी शिकायतें भी है और वो जायज़ भी है कि वो बैरिस्टर साहब को देख भी नहीं पाए। मेरे दोस्तों, आपको मालूम है, मुझे खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और 4 दिन का ही वक्त हम लोगों को मिला था, जिसकी वजह से प्रोग्राम जिस तरीके से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, हम लोगों का जो मकसद था कि हम बैरिस्टर साहब से लोगों की मुलाकात कराएंगे, फ़ोटो भी खिंचवाएंगे, सारी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई भीड़ की वजह से। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आ गई, लोगों की मोहब्बत में लोग आए, किसी को नहीं बुलाया गया था, न किसी को पैसे दिए गए, न किसी गाड़ी में डीजल डाले गए, न किसी की बाइक में पेट्रोल डाला गया। बाइक वालों को ख़ास करके मना किया गया था कि आप बाइक लेकर के मत आइएगा। लेकिन बदनज़मी हुई थोड़ा। बहरकैफ ये लीडर की मोहब्बत थी, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ। आइंदा इंशाअल्लाह मैं ज़रूर बैरिस्टर साहब को दोबारा सरज़मीन आज़मगढ़ और जौनपुर की सरज़मीन पे लेकर के आऊँगा, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस मर्तबा बैरिस्टर साहब यहाँ से सिर्फ़ आएँ और जाएँ नहीं, बल्कि एक बड़े जलसे को ख़िताब करेंगे। बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो दिन आएगा। चूँकि अभी कोविड-19 का मामला है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी जगह जगह अपनी किसान रैली कर रहे हैं। 17 दिसंबर को योगी जी बरेली के अंदर 10,000 की भीड़ को एड्रेस किए थे। किसान सम्मेलन के नाम से एक प्रोग्राम था। 18 को मैं बरेली गया,
मैं अपनी पार्टी के लोगों से मिलना चाहता था, मैं संगठन की समीक्षा करना चाहता था, लेकिन पुलिस वालों ने आकर के हम जिस मुकाम पर उस प्रोग्राम को करना चाह रहे थे वहाँ पर उन्होंने ताला लगा दिया। हम उस प्रोग्राम को नहीं कर पाए। बहरकैफ उत्तर प्रदेश में हर तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ बीजेपी के लोग हैं, हमारे लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे कर रहे हैं। हमारे कुछ ज़िला अध्यक्ष अभी जेल की सलाखों में भी हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी के लोग हैं जो मैं ये कहूँ कि अपने घरों पर ध्यान कम देते हैं, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे ज़्यादा ध्यान रहता है। और सोशल मीडिया से लेकर के ज़मीन तक, चट्टी चौराहे पर, चाय खानों पर, पान की दुकानों पर वो बैठ करके एक ही राग अलापते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस के लोग भी यही बात कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है। और ये बी टीम कहने वाला कोई हिंदू नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी की बी टीम कहने वाला हमारा कलमा गो भाई मुसलमान है, वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बी टीम कहता है। और वो क्यों कहता है इस बात का आपको अंदाज़ा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी हो, इन पार्टियों में मुसलमान अब अपना मुस्तकबिल नहीं तलाश कर रहा है। उन पार्टियों में समाजवादी पार्टी हो, उसमें मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमान नेता बचा है। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 एमएलए हैं और वहाँ पे टीआरएस की हुकूमत है। वहाँ पर बीजेपी के कितने एमएलए हैं आपको मालूम है? अभी तक 1 एमएलए था, अभी उपचुनाव हुआ तो उसमें 1 एमएलए जीता, यानी बीजेपी के टोटल 2 एमएलए हैं। 4 कारपोरेटर थे। इस इलेक्शन में बीजेपी ने अपने तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर और जेपी नड्डा, होम मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको उतारा तो खैर वो 48 सीटें जीते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 44 कारपोरेटर पहले भी थे, दोबारा उन्होंने अपनी सीट को जीत करके 44 के 44 बरकरार। बीजेपी अगर कामयाब हुई तो उसकी सबसे बड़ी वजह है, अगर 4 से 48 पर पहुंची, वो कांग्रेस की वजह से। बहुत सारी सीटों पर थोड़े थोड़े वोट से टीआरएस या एमआईएम के कैंडिडेट जो हारे, वो कांग्रेस ने कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200 वोट लिया तो वहां पर बीजेपी चुनाव जीत गई। दूसरी चीज, अहम पहलू यह है कि जो मैं बात कह रहा था कि अगर हम बीजेपी की बी टीम है तो बीजेपी हमारी ए टीम है, तो ए टीम की तेलंगाना स्टेट में गवर्नमेंट होनी चाहिए थी अगर हम उसकी बी टीम है। लेकिन तेलंगाना स्टेट में जब वो आंध्रा था और आज भी बीजेपी की वहाँ हुकूमत नहीं बन पाई, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर बीजेपी की बी टीम उत्तर प्रदेश में मजबूती से काम कर रही है तो इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में भी हम बीजेपी को रोकेंगे और दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत नहीं बनने देंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक महाराज हैं जिनका नाम है सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज, जो उन्नाव से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उन्होंने एक बयान दिया
और बड़ी तेज़ी से समाजवादी के लोगों ने जो फेसबुक या सोशल मीडिया पर चलाया उस बयान को। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने ही साक्षी महाराज को पैदा किया। समाजवादी पार्टी ने सन 2000 में साक्षी महाराज को राज्यसभा में भेजा, लेकिन उस वक्त ना आज़म खान साहब ने उसका विरोध किया था, न उस वक्त मुस्लिम कोई लीडर, चाहे वो हसन अहमद रहे हों, चाहे मोहम्मद इबाद रहे हों या हैं, या कमाल अख्तर रहे हों या एसटी हसन रहे हों, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। सवाल यह है कि साक्षी महाराज को सन 2000 में राज्यसभा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से भेजा। आपको मालूम है कि राज्यसभा को वोटिंग कौन करता है? एमएलए करता है। एमएलए को वोट किसने किया? आपने किया। समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है यादव, वो 7% है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी अगर 223 सीट उत्तर प्रदेश में जीत करके आई, यकीनन मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों का इसमें सबसे बड़ा योगदान था। साक्षी महाराज ने मुसलमानों के खिलाफ पहले भी बहुत सारी बातें की, आज भी बहुत सारी बातें, 4 बीवी, 40 बच्चे और क्या क्या नहीं कहा। बावजूद उसके साक्षी महाराज मुलायम सिंह यादव के ख़ास आदमी, राज्यसभा भेजा गया उनको। आज जो साक्षी महाराज ने बयान दिया है, मैं यकीनन ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो बयान दिया नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी ने उनको ये बयान दिलवाया है ताकि मुसलमान कंफ्यूज हो। लेकिन ये सच्चाई है समाजवादी पार्टी के लोगों कि मुसलमान अब कंफ्यूज होने वाला नहीं है। आपके लुभावनी बातों में या आप बदनाम करना चाहेंगे तो उससे कभी भी को छोड़ करके जाने वाला नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मुसलमान अपने मुस्तकबिल को तलाश कर रहा है। हिंदुस्तान में कांग्रेसियों ने 60 साल हुकूमत किया, मुसलमानों को दलित से बदतर बनाया। मुसलमानों के सामने ऑप्शन था, मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस पार्टी थी। मुसलमानों ने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना। एक बार दो बार नहीं, 60 साल तक इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठाया। लेकिन उन 60 सालों में मुसलमानों के हालात कहाँ आए? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट, तमाम रिपोर्ट ये कहती कि मुसलमान दलित से बदतर है। तो सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कांग्रेसियों में आपसे सवाल कर रहा हूँ, समाजवादी के लोगों आपसे सवाल है, इसकी जिम्मेदार कौन है? यकीनन इसकी जिम्मेदार वो नाम नहाज सेकुलर पार्टियां हैं, जिस पार्टियों को मुसलमानों ने अपनी पार्टी, जिस पार्टियों के कायद को मुसलमानों ने अपना कायद, अपना सियासी रहनुमा बनाया। उन लोगों ने मुसलमानों के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार किया कि आज मुसलमान इस मुल्क के अंदर पसमानदा है, दलित से बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है। दूसरी चीज़, मैं समाजवादी पार्टी के 2012 में, भाई जो लोग फ़ोन कर रहे हैं बाहर आए, मेहरबानी वो मुझे फ़ोन ना करें। दूसरी चीज़, 2012 में समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया था, जो इलेक्शन का चुनावी मंशूर आपने दिया था, उसमें आपने क्या वादा किया था मुसलमानों से? हमारी सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिश है हम उसको लागू करेंगे, उस बुनियाद पर मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे। आपकी सरकार आई, 5 साल तक आप सरकार में रहे, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हुए, संगीत सोम के ऊपर NSA लगा, 6 दिन के अंदर जेल से बाहर आया। किसकी सरकार में? समाजवादी की सरकार में। 18% रिजर्वेशन मिला? नहीं मिला। मुस्लिम लड़कियों को फ्री में ट्यूशन, फ्री में तालीम की बात नहीं मिली। बरेली से लेकर के मुरादाबाद तक गवर्नमेंट की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। आपने ये भी वादा किया था। आपने एक वादा और किया था कि संभल के अंदर ज़िला मुख्यालय कायम किया जाएगा। 5 साल गुजर गए, नवाब महमूद साहब
आज भी आपके एमएलए हैं, मिनिस्टर थे। बर्क साहब मौजूदा वक्त में आपके एमपी हैं, इसके पहले भी वो बीएसपी से एमपी रहे हैं। लेकिन आज तक संभल के अंदर, संभल के लोगों में जिला मुख्यालय संभल में नहीं मिला। आपने धोखा किया है मुसलमानों से, आपने उत्तर प्रदेश की आवाम से धोखा किया है। दूसरी चीज़, समाजवादी के लोगों, एक सवाल मैं और आपके दरमियान में छोड़ के जा रहा हूँ। 1989 में आपके पप्पा रफ़ीकुल मुल्क का खिताब जिसको आपने दिया, मुलायम सिंह यादव जी 1989 में पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। किसके सपोर्ट से बने थे? किसने बनाया था? मुलायम सिंह यादव के पास बहुमत नहीं थी। 89 में बीजेपी के सपोर्ट से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पहली मर्तबा चीफ मिनिस्टर बने थे। ये आप जाकर के देख लीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको कहूं कि आप मुनज़्ज़म रहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है। लोग आएंगे, बहकाएंगे, तरह तरह की बात करेंगे, उनकी बातों में नहीं जाना। जिस कौम के पास जमहूरी मुल्क में अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होता है, उस कौम के हालात मुसलमानों जैसे होते हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 543 एमपी हमेशा होता है, 131 उसमें दलित एमपी होता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि ये 131 दलित हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कभी वो दलितों के अत्याचार पर अपनी जबान को नहीं खोलेगा। जब उसको नींद आएगी, जवाई लेगा तो अपना मुंह खोलेगा, लेकिन कभी वो अपना मुंह दलितों के अत्याचार पर नहीं खोलेगा। काशीराम पंजाब की सरजमीन से निकले, दलित बस्तियों में गए और कहा, दलितों, जब तक तुम्हारा झंडा नहीं होगा, तुम्हारा डंडा नहीं होगा, तुम्हारा सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए आज दलितों ने अपना झंडा बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना परचम बनाया, अपना नेता बनाया। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी हुकूमत कायम किया। अपनी बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 4 बार बनाया। आज दलितों के हालात में सुधार है। आज उत्तर प्रदेश का कोई थाना नहीं है कि जिसमें दलित का बेटा ना हो। आज उत्तर प्रदेश के कोई भी सरकारी दफ्तर नहीं है जिसमें दलित का बेटा ना हो। लेकिन इस मुल्क के अंदर सरकारी नौकरियों में सबसे कम अगर किसी की तादाद है तो वो मुसलमानों आपकी तादाद। कभी आपने सोचा? क्यों? कभी नहीं सोचा। आपने तो एक ही चीज़ सोचा कि हमको बीजेपी को हराना है। अरे बीजेपी खुदा है, क्या आप उससे डर जाते हैं? अरे ये कौम तो तब भी नहीं डरी जब नमरूद, फिरौन और कारून जैसे लोग इस दुनिया में जिन्होंने अपना खुदाई दावा किया था। हम तब भी ख़त्म नहीं हुए, आज भी नहीं, इंशाल्लाह ख़त्म भी नहीं होंगे। आपको बीजेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना मुस्तकबिल समाजवादी और बहुजन समाज में तलाश कर रहे हैं, कांग्रेस में तलाश कर रहे हैं, खुदा के वास्ते मैं आपसे यही कहूँगा कि आज से 20 साल पहले हम अपने घरों से निकलते थे, रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे वापस आते थे, तो हमारे घर के लोग परेशान नहीं होते थे। आज अगर हम मगरिब के बाद अपने घर में नहीं आते और बेटे की शक्ल अगर मुसलमान जैसी दिखती है, यानी उसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, तो माएँ, बहनें और बीवी परेशान हो जाती हैं कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा शौहर अभी घर को क्यों नहीं आया। आज ये खौफ का आलम क्यों है? आज आपके खाने पर पाबंदी क्यों है? आपके ड्रेस पे पाबंदी क्यों है? आपके नकाब पर कमेंट क्यों है? आपकी शरीयत में मुदाखलत क्यों है? इस मुल्क के अंदर तमाम तरह के लोग रहते हैं, तमाम मजहब के, कुत्ता बिल्ली सूअर खाने वाले लोग हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं। रावण को पूजने वाले भी हैं, राम को पूजने वाले भी हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई नंगा भी घूमता है, कोई कपड़े भी पहनता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं। सारी पाबंदियां अगर आप पर आयद हो रही हैं तो क्यों हो रही है? कभी आपने सोचा? इस मुल्क के अंदर आपका पैसा आपकी ताकत नहीं, इस मुल्क के अंदर आपके बंगले आपकी ताकत नहीं, इस मुल्क के अंदर आप बड़ी इमारतें अगर बना ले तो आपकी ताकत नहीं है। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत वो सियासत की होती है जिसको आपने कभी समझा नहीं। वो सियासी ताकत थी कि एक चाय वाला हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता
और रात को 8 बजे टीवी स्क्रीन पे आता कहता आज से 1500 का नोट बंद। वो सियासी कुव्वत थी। आपकी शरीयत में जो मुदाखलत की गई वो सियासी कुव्वत की बुनियाद पर की गई। जब तक आपके अंदर सियासी कुव्वत नहीं होगी आप किसी भी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते, ना आप सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने 4 मरतबा हुकूमत की, आज कौन से थाने में उत्तर प्रदेश में यादव नहीं है? आप बताइए मुझे, कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर है जिसमें यादव नहीं है? आप कहाँ हैं? उनके तो 7% वोट थे, आपके 18 से 20% वोट उत्तर प्रदेश में। 7% वाले समाजवादी के बेटे मुलायम सिंह के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम NRC और CAA के मुकदमे वापस लेंगे। आपने यही बात 2012 में कही थी कि मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसके मुकदमे वापस लेंगे, लोगों को सज़ा मिलेगी। जो बेगुनाह है आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जिनको जेल की सलाखों में डाला गया उनको हम हकीम तारिक खालिद मुजाहिद किसकी हुकूमत में पकड़े गए? BSP की। खालिद मुजाहिद को किसकी हुकूमत में मारा गया? समाजवादी की हुकूमत में। मैंने अपने इन हाथों से खालिद मुजाहिद को उठाया और जो भी तस्वीर आपने देखी वो मैंने अपने कैमरे से खींची थी पोस्टमार्टम हाउस में। तो किसकी हुकूमत में हुआ? ये जो जुल्म, ये ज्यादतियां हो रही, किसकी हुकूमत में हो रहा? आप मुझे बताइए। हमें बीजेपी का खौफ दिखाया जा रहा है। आप अगर बीजेपी से डर रहे हैं कोई बात नहीं है, आप जाइए, हम अल्लाह से डरने वाले। हम बीजेपी से, योगी या मोदी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम किसी से नहीं डरेंगे इंशाल्लाह। हम बस एक चीज़ जानते हैं कि हम अपनी जमात को मजबूत करेंगे और आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरकत उत्तर प्रदेश में हम जब से आए 2014 से लेकर के 2021 में उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो लखनऊ की सरजमीन हो चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में, एक भी शिया सुन्नी फसाद नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सुन्नी बरेलवी देवबंदी के फसाद नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद इत्तेहाद कायम करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद मुसलमानों को एक कलमे की बुनियाद पर एक सियासी मरकज़ पे इकट्ठा करना है। यही हमारा मिशन है। जिस दिन हम इस मिशन पे कामयाब होंगे, मेरे दोस्तों, मैं आपको कहूँ कि उत्तर प्रदेश में 11% वो दलित है जो मायावती के समाज से ताल्लुक़ रखता है, बाकी का दलित बीजेपी के साथ है। 11% 4 बार हुकूमत बनाता, 20% मुसलमानों, आप कभी हुकूमत बनाने की बात नहीं। 7% वाला कहता हम हुकूमत में आएंगे तो ऐसा करेंगे। 20% वालों, आप कब हुकूमत में आ रहे? अरे जब ने आपने इस मुल्क में 832 साल हुकूमत की है तब भी आप अक़लियत में थे, अक्सरियत में नहीं थे। लेकिन तब आपके अंदर हुकूमत करने का जज्बा था। जब सरों को काटना पड़ता था, सरों को कटाना पड़ता था, तब आप इस मुल्क के हुक्मरान हुआ करते थे। आज आपको सर नहीं काटना है। जमहूरियत में बैलेट चलता है, बुलेट नहीं चलती। आपको अपनी उंगली का इस्तेमाल करना है। जो भीड़ आई, यकीनन इस भीड़, अगर ये भीड़ ऑटो में ट्रांसफ़र होती है तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन हुआ है जिसमें 9 पार्टियां हैं। ओम प्रकाश राजभर जी की क़यादत में उत्तर प्रदेश के अंदर इंशाअल्लाह ताला भागीदारी संकल्प मोर्चा मजबूती के साथ ज़िला पंचायत का इलेक्शन, 2022 का इलेक्शन मजबूती से लड़ेगा। जो लोग बीजेपी को रोकना चाहते हैं वो ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया पे नहीं रोक पाएंगे। समाजवादी के लोग फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर हैं और वहाँ पर ये लोग बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। अगर बीजेपी को रोकना है तो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आपको आना पड़ेगा। एक बात और मैं बता दूं, समाजवादी 7%, बहुजन समाज पार्टी 11%, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20%। अब ये तय करना है आपको कि अगर कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर वो गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन कहलाएगा। 20% वाले के अब तो हम बराबरी और हिस्सेदारी की बात करेंगे, जैसा कि हमारे लीडर कहते हैं, मैं भी वही कहूँगा। मैं उनका शागिर्द हूँ, उसी बात को मैं दोहराऊँगा। और मेरे भाइयों,
इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मैं आपसे बात करूंगा। और रही बात